अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आँच न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आँच न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला किमाड़ी में और इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं इनको देख के आप पहचाने गए होंगे। ये मारूफ जो है कबायली रहनुमा है और इनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट ज़िला किमाड़ी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ सरदार यूनुस उमरानी साहब मौजूद है। कबाइल मूवमेंट में भी इन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी, उसके अलावा भी इनकी जो है एरिए में ज़िला किमाड़ी में बड़ी खिदमात है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनकी हाल अहवाल भी मालूम करेंगे और इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं इस हवाले से भी जो है इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आज न्यूज़ की टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आए मेरे पास और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। बड़ी उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और आपका ख़ास कर रज़ा भाई बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह आपकी खिदमात इतनी है कि हमें जो है ज़िला कोरेंगी से ज़िला किमाड़ी आना पड़ा आपका इंटरव्यू लेने के लिए। माशाल्लाह कबायली रहनुमा भी आप रह चुके हैं, काफ़ी खिदमात है आपकी, काफ़ी लोग जानते हैं आपको। तो कैसा लगता है जब लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपसे लोग मिल के जो है खुश होते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं? असल में बात यह है कि इंसान होने के नाते जो अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है, मेरा अकीदा ये है कि वो इंसानों की खिदमत के लिए बख्शा है। तो खिदमत के लिए बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए मैं 24 घंटे ना मैंने किसी की कौमियत देखी, ना ज़बान देखी, ना मैंने किसी का मसलक देखा, ना मैंने किसी का मज़हब देखा। जिसने मुझे आवाज़ दी या मैंने किसी ज़रूरतमंद को देखा तो अपने जितनी मेरी इस्तिताअत थी मैंने खिदमत की है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, कबूल ये फरमाए। तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ आपका और पॉलिटिक्स को कैसा देखते हैं? पॉलिटिक्स तो देखें, सियासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बस आज के दौर में आपको पता है कि जो वक्त चल रहा है पॉलिटिक्स एक ज़रिया बन गया है ख़ुद को मशहूर करने का, मारूफ करने का या हलाल और हराम कमाने का। तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक कमाई का ज़रिया है। तो आप खुद भी पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, कबाइल मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ रह चुका है। तो ऐसी क्या वजूहात आई कि आप कबाइल मूवमेंट से जो है वो अलग हो गए? क्या वजूहात ऐसी बनी? असल में मसला ऐसा है कि रियलिटी में अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट ये पहले वजूद में आई सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट के नाम से और आज भी रजिस्टर्ड है सुलेमान खेल कबाइल मूवमेंट के नाम से। सुलेमान खेल कौम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उनकी तारीख़ एक पुरअमन तारीख़ है। कारोबारी लोग हैं, मेहनत मुशक्क़त करने वाले लोग हैं और मज़े की बात है कि सियासत से दूर हैं। जब सुलेमान खेल के नाम पे एक तंजीम का वजूद सामने आया तो धड़ाधड़ तमाम जितने भी सुलेमान खेल, अली खेल, मिनज़ई, दीगर जो कबायली अक़वाम जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के रिहायशी हैं और इस शहर में अपना काम कारोबार कर रहे हैं या अपने बच्चों की किफ़ालत कर रहे हैं या बच्चों की तालीम के गर्ज से आए हुए हैं, तो जब उन्होंने देखा कि हमारी कौम के नाम से एक पार्टी मारिज़ वजूद आ चुकी है तो वो सब धड़ाधड़ इस तंजीम की तरफ आए और ये तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में कामयाबी से हमकिनार हुई। ये तो वही वाली बात हो गई जिससे एमक्यूएम पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, फिर वो जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर दी गई, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफरेंस ये है एमक्यूएम को बनाने वाले जो मुक़्तदर हल्के थे उन्होंने अपने अग़राज़ व मकासद हासिल कर लिए। काबिल लोग थे, तालीम याफ्ता लोग थे, सियासी लोग थे, बाशऊर लोग थे, नफीस लोग थे। लेकिन चूँकि हम लोग मुझे ये कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि हम खाना बदोश लोग हैं, तो हमारा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से हम उन मुक़्तदर हलकों का जिन्होंने इस तंजीम को अरेंज किया उनके वो अग़राज़ व मकासद ताहाल ना पूरे कर पाए और अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्त में भी कभी हम पूरे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सुलेमान खैल जो कबाइल मूवमेंट थी ये जो बनी, तो ये बाद में नाम क्यों चेंज कर दिया गया है? क्या वजूहत आई? और अगर नाम चेंज किया गया है तो आज भी इसकी रजिस्ट्रेशन सुलेमान खैल कबाइल मूवमेंट से क्यों है? असल में बात यह है कि मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। 1893 के बाद जब बरतानिया ने अफ़गानिस्तान के कुछ खित्ते वहाँ के हुक्मरान की किसी मजबूरी की वजह से हिंदुस्तान में शामिल कर लिए, तो ये एक बरतानिया की साजिश थी। आपको पता है कि शुरू वक्त से ही पठान कौम जो है गयूर कौम है, गैरतमंद कौम है, दीनदार कौम है। दीन के नाम पे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे, किसी के इज़्ज़त और नामूस के नाम पे, खिदमत के नाम पे वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अफ़गान कौम को अल्लाह ताला ने पैदा ही जंग और जिहाद के लिए किया है। तो इसको तोड़ने के लिए जो बरतानिया ने डेवरिन लाइन बनाई थी 1893 में, दो हिस्सों में इस कौम को तकसीम कर दिया। उसके बाद 1947 में
इसे मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा अफ़गानिस्तान में रह गया और जो डेवरिन लाइन से इस तरफ की जो कौम थी उसे मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, आधी बलोचिस्तान में और आधी KPK में। तो इसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इस तकसीम के बाद आज तक वही अमल जारी है। जो आलमी इस्टबलिशमेंट है वो चाहते हैं कि ये कौम तकसीम हो जाए और चूँकि खूनी रिश्ते हैं, ज़मीन यहाँ, कब्रिस्तान वहाँ, मस्जिद यहाँ, रिहाइश वहाँ, तो इस वजह से ये कौम आज तक तकसीम नहीं हो पाई। सवाल अभी भी वही ठहरा हुआ है कि मेरा सवाल था कि सुलेमान खैल कबाइल मूवमेंट से पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में क्यों तब्दील हो गई, क्या वजूहत आई, और इस कबाइल मूवमेंट के मकसद क्या है, इससे अराज़ व मकसद क्या है, इस कबाइल मूवमेंट को क्यों वजूद में जो है वो लाया गया और नाम क्यों चेंज किया गया? जी, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा था। मामलात कुछ ऐसे हैं। सुलेमान खैल कबाइल मूवमेंट चूँकि एक मखसूस कौम के नाम पे बनी, उस कौम के मसाइल के हल के लिए, और ये आपको इस इंटरव्यू के तवस्सुत से बताता चलूँ कि शुरू दिन से ही, जब से फाटा पाकिस्तान में जम हुआ है, शुरू दिन से इस कौम के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इसे इग्नोर किया जा रहा है, तो उस वजह से ये तंजीम वजूद में आई इन मसाइल के हल के लिए, हकूक़ की दस्तयाबी के लिए, हकूक़ की जंग के लिए। तो चूँकि सुलेमान खैल कौम एक मखसूस कौम है, हालांकि पश्तून कौमियतों में ये सबसे बड़ी कौम है, इससे बड़ी कौम शायद ही दुनिया में मौजूद है, कोई पठानों की, अफ़गानों की। तो उसके बाद जब दीगर कौमियतों ने देखा वो हमारी तरफ आए, इस बिहाफ पे नाम चेंज किया गया कि हम दीगर कौमियतों को, दीगर कबाइलों को भी अपने साथ रखें और मिल के जद्दोजहद करें। सुलेमान खैल कबाइल मूवमेंट कहाँ से रजिस्टर है और इसके जो मरकज़ी सदर है, मरकज़ी चेयरमैन है, वो कौन? इनके जो मरकज़ी चेयरमैन सुलेमान खैल कबाइल मूवमेंट के हैं वो हाजी गुलमीर साहब हैं। और मैं फिर वही बात करूँगा, चूँकि हम खाना बदोश लोग हैं, वो भी इसी तरह एक ब्लाकों का उनका थल्ला है, मज़दूर कार इंसान है, गरीब इंसान है और एक कबायली सरदार है। इस बिहाफ पे उन्हें चेयरमैन रखा गया और उनकी चेयरमैनी में ये तंजीम जो है ये मारिज़ वजूद में आई। ये कहाँ से जो है रजिस्टर हुई, मीन्स के KPK पंजाब या अफ़गानिस्तान, कहाँ से इस तंजीम को जो है वो रजिस्टर किया गया? इसे अवाइल में तो पंजाब से ही उठाया गया, चूँकि इसकी शाखें KPK में भी मौजूद थी, बलूचिस्तान में भी मौजूद थी। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर किया है। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट वो वाहिद जमात है जो बहुत ही कम टाइम में बड़े ही समंदर नुमा कारकुनान लेके जो है साथ खड़ी हो गई और बड़ी जो है शोहरत इन्होंने कम वक्त में हासिल की। लेकिन शोहरत के साथ साथ अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के कुछ अहदेदार आ रहे हैं जो कि अपने अहदे से हट गए हैं या उन्हें निकाल दिया गया है और मज़ीद ये अमल जो है वो जारी है। बहुत सारे कबाइल मूवमेंट के अहदेदार हैं, जैसे मैं आपकी बात करूँ तो आप भी ज़िला किमाड़ी के चेयरमैन थे, आप भी इस पार्टी से हट गए। इसी तरीके से ज़िला मली के भी कुछ अहदेदार थे, वो भी अब इस पार्टी से हट गए। और भी जो ज़िलों में ऐसे मामला चल रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत है कि अचानक से जो है इसमें लोग कारकुनान बनने के लिए आ जाते हैं और अचानक से ही लोग जो है इस मूवमेंट को, कबाइल मूवमेंट को छोड़ के जा रहे होते हैं? तो क्या वजूहत है इसकी? हाँ, बात असल में यह है जनाब, पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट जिन लोगों ने ज्वाइन की, बड़े शौक़ से ज्वाइन की, खिदमत के जज्बे से ज्वाइन की, लेकिन चूँकि एक सियासी पार्टियों में रविश है कि आप जिसे सरबराह बना देते हैं, आप जिसे सदर बना देते हैं, आप जिसे चेयरमैन बना देते हैं, अपने कंधों पे बंदूक रख के उसे चलवाते हैं। आगे जाके जब वो देख लेते हैं कि हमारे हिमायत याफ्ता लोग बढ़ चुके, हम एक ताकत बन चुके, तो वो बजाय इसके कि कौम के मजबूरियों, उसके एहसासात और उसकी ज़रूरतों की तर्जुमानी करे, वो अपने काम धंधे शुरू कर देते हैं और उस सपोर्ट को कैश करने लग जाते हैं। इस तरीके से ये मंशियात के केसेस जो हैं आए हैं, ठेले पटारों से भट्टा लेने के केसेस आए हैं। मैंने सुना है कि कबाइल मूवमेंट के कुछ अहदेदार रह रहे हैं, वो मंशियात भी बिकवा रहे हैं, भत्ता भी ले रहे हैं। तो ये क्या मामला थे और क्या ये सारी चीज़ों की इत्तलात जो है वो मरकज़ तक गई हुई है, ये जो मामला हो रहे हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट जिन लोगों पे मुश्तमिल है, इंतहाई बाशऊर लोग हैं, सब काम धंधा करने वाले लोग हैं, कारोबारी ताजिर लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल कुछ मुखालिफिन हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। देखें, सियासी पार्टियों में क्या होता है, सियासी पार्टी में अगर आज मैं लीडर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो खिदमत कहलाती है। कल को जब कोई और लीडर बन जाता है, मेरी जगह पे बैठ जाता है, वो जो खिदमत करता है मैं उसे बदमाशी का नाम देता हूँ। आज अगर फ्रंट पे मैं हूँ, मैं
कहीं से डोनेशन लेता हूँ, उसे चंदे का नाम देता हूँ, डोनेशन का नाम देता हूँ। मेरी सीट पे कोई और अगर आ जाता है, वो चंदा इकट्ठा करते हैं और डोनेशन, चूँकि पार्टी का तो आपको पता है कि इन मामलात के बगैर कोई गुजारा नहीं होता, अवामी खिदमत है ना। तो वो जो नया बंदा चंदा या डोनेशन इकट्ठा कर रहा है, उसे मैं भत्ते का नाम देता हूँ। बाकी बात रह गई मनशियात की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम शुरू ही से इन चीज़ों से बहुत दूर है। यानी ये सारी अफवाहें और सबको आप मुस्तरद करते जी बिल्कुल, अफ़वाहें मैं बिल्कुल इन्हें मुस्तरद करता हूँ। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई इत्तला, कोई बात नहीं, हालांकि मैंने बहुत इस पे काम किया, लेकिन इस तरह के हैं। ये आपने सिर्फ ज़िला किमाड़ी में काम किया है ना, उसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़िले हैं वहाँ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के हवाले से आपको पता हो? क्योंकि अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो यकीनन मेरे कानों में भी ये आवाज़ आई होगी ना कि कबाइल मूवमेंट की कुछ अहदेदार हैं, शायद वो कारकुनान हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो ज़िला सदर है, शायद वो कारकुनान हैं जो मंशियात बिकवा रहे हैं। हाँ, आपकी बात का जवाब मैं यूँ दूंगा कि एक इंसान वो होता है जिसे विरसे में दौलत मिली होती है, जायदादें मिली होती है, वो तो चले समझ में आता है। लेकिन अचानक से किसी इंसान का सियासत में आने के बाद करोड़पति होना, अरबपति होना, गाड़ियां लेना, बंगले लेना, तो वो तो सारी सियासी जमातों का यही तसलसल रहा है कि वो 2 नंबर कामों में पड़ जाते हैं या स्मगलिंग के कामों में पड़ जाते हैं या लैंड ग्रेबिंग करते हैं, तो एक कमाई का जरिया उसे बना लेते हैं। इसके कुछ असरात हैं पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट पे, बिल्कुल इसमें कोई आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, इसे मैं बिल्कुल नहीं मानता, इसे डिनाई करता हूँ। डिनाई करते हैं तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि इसके असरात हैं कबाइल मूवमेंट पे? देखिए, 100 में से 1% या 2% या 0.8 या 1% ही सही, मानते तो हैं ना कि आप ऐसे लोग भी कबाइल मूवमेंट में मौजूद हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये मेरी 5 उंगलियां हाथ की तो ये पाँचों बराबर नहीं है। तो आप इस चीज़ को तो मानते हैं ना, भले 1% हो, लेकिन मानते हैं कि कबाइल मूवमेंट में भी कुछ ऐसे अहदेदारान हैं जो अपना ज़ाती मफाद निकालने के लिए कबाइल मूवमेंट जिन्होंने ज्वाइन किया। मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है मुझे वैसे। रज़ा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्म के 3 दर्जे, ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। यानी वो इल्म जो सुनने में आया, ठीक है, इससे आगे जो हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन के दराजात है, वहाँ तक अभी तक मेरा अकीदा नहीं गया, ना मैंने कुछ देखा, ना मैंने कभी फील किया। हाँ, उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, ऐसे लोग दुनिया में हर तबके में, हर कौम में, हर मसलक में। ऐसे लोग जो है वो कबाइल मूवमेंट का नाम बदनाम कर रहे हैं, जो एक साफ और शफाफ इरादे से ये मूवमेंट बनी कबाइल मूवमेंट, उसका नाम बदनाम किया जा रहा है और दीगर जमातों में भी उसकी एक नेगेटिव इमेज जो है जा रही है। हाँ, मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा रज़ा भाई। आपके घर में अगर कोई शिकायत मुझे है आपके घर से, आपके घर वालों से, तो वो शिकायत ना मैं आपके भाई से करूँगा, ना मैं आपके बच्चों से करूँगा, ना मैं आपके भतीजों से करूँगा। वो शिकायत मैं उस शख्स से करूँगा जो उस घर का बड़ा होगा। तो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में अगर मरकज़ी बुनियाद पे कुछ गलत हो रहा है, तो उसका ज़िम्मेदार जो है वहाँ मरकज़ी चेयरमैन हाजी गुलमीर साहब, सुने, और वहाँ के वाइस चेयरमैन हाजी अजब खान होंगे। सूबा सिंध में अगर इस तरह की कोई भी इत्तलात हैं तो मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मूवमेंट की जानिब से आपको ज़िला किमाड़ी का चेयरमैन बनाया गया था, तो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि ज़िला किमाड़ी में कबाइल मूवमेंट को फैलाना और उस ज़िला किमाड़ी में कबाइल मूवमेंट की जानिब से अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटी होती है उसको रुकवाना। अगर ये छोटे छोटे कामों में मरकज़ दखल अंदाजी करेगा तो मरकज़ दूसरे काम कब देखेगा जनाब? मुझे इस चीज़ का आप बताएं। आप खुद एक सियासी रहनुमा हैं, आप सीनियर हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मेरे ख्याल मुनासिब नहीं होगा ना कि छोटी छोटी बात के अगर कोई कारकुन मंशियात में इन्वॉल्व है तो वो मरकज़ तक की बात नहीं जाएगी ना, बल्कि ज़िले ही निगरान चाहेगा कि यार उस मामले को वहीं हल कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बजा है और मैंने यही कुछ किया था। चेयरमैनशिप मिलने के बाद 4 दिन मैंने यही सब किया था, पार्टी के मामलात आगे ले गए और इन तमाम कामों पे मैंने एक्शन लिया। आप मेरी बात मानते भी हो, डिनाई भी करते हैं? आपकी बात इस तरह मानता हूँ कि ये जो काम आप कह रहे हैं ये मैंने किया, तो 5वें दिन मुझे चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। मुझ पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा। जी, मुझ पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा। फर्स्ट टाइम जब मेंबरशिप के कार्ड्स जारी हुए उसके साथ हमने डोनेशन की कुछ रकम रखी हुई थी। गालिबन 1000 रुपये हम कारकुन से लेते थे, उसमें से 200 रुपये हम उससे देते थे जो ये कार्ड बनाता था, जो इस पे मेहनत करता था। 800 रुपये वो एक मेंबर के मरकज़ या सूबे या मरकज़ जाते थे डोनेशन की मद में। तो वहाँ पे मेरा काम मुतासिर हुआ। किसी ने मुझे इस तरफ राग़िब करना चाहा कि मैं करप्शन की तरफ जाऊँ और ख़ूब कमाऊँ, उन्हें भी खिलाऊँ, मैं भी खाऊं। डोनेशन जो कबाइल मूवमेंट का जमा होता था, ये कार्ड की सूरत में जमा होता था? कार्ड की सूरत में भी जमा होता था, कैश की सूरत में भी जमा होता था।
और साबिक़ा जो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के जो सूबाई सीनियर नायब सदर थे दाऊद जान साहब, उन्होंने जब डोनेशन का ऐलान किया था उस वक्त तकरीबन मुझे याद है कि ग्रुप्स की सतह पे जब वो हिसाब किताब बताते थे तो 94 लैक्स, ये मेरे कानों ने 94 लाख रुपए मेरे कानों ने खुद सुने थे कि हमारी डोनेशन की जो अमाउंट है वो 94 लाख तक पहुंच गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मज़ीद आगे बढ़ रही है, कौम पुरजोश है और वो सब कौम की तारीफ़ें कर रहे थे। और मुझे याद है कि जनाब सदर अब्दुर्रहमान साहब जो हमारे सूबा सिंध के सदर हैं, मेरे हिसाब मांगने पे देखें, लोगों ने अगर कुछ डोनेट किया है तो वो सदर अब्दुर्रहमान या दाऊद जान के कहने पे नहीं किया था, वो ज़िला किमाड़ी की आवाम ने मेरे कहने पे या आम कारकुनान या अहदेदारान के कहने पे किया था। हम लोग डोर टू डोर गए, एक एक दुकान एक एक बाज़ार गए, वहाँ पे लोगों से हमने डोनेशन इकट्ठी की। तो लाजमी सी बात है, जिनसे हमने 1000, 500, 2000, 10,000 लिए, उनका तो सवाल बनता है कि भाई आपने इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर ली है, रकम कहाँ गई, किन मामलात में लगी, कहाँ पे ये खर्च हुए और अभी बाकी जमा क्या है। तो वो जब भी मैंने मरकज़ से सवाल किया, मरकज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना कोई हिसाब आया। और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो डोनेशन की रकम जमा हुई थी, आम अल्फाज में जिसे ख़जानची कहा जाता है एक तंजीम का, उस ख़जानची बेचारे ने उस रकम की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि पता ही नहीं था डोनेशन जमा नहीं, उसे पता था डोनेशन जमा हुई है, रकम कहाँ है ये नहीं पता। देखें, एक तो बात यह है कि जो हमारे सूबाई सदर हैं, उन्होंने ये फरीज़ा अपने छोटे भाई को अंजाम देने के लिए दे दिया, उनके छोटे भाई ख़जानची बन गए, ठीक है। दूसरी बात यह कि ये डोनेशन जब जमा हुई उसके बाद चंद मामलात ऐसे आए कि सूबा सिंध के सदर और सीनियर नायब सदर, उनके बीच में क्लैश आ गया जी, इख्तिलाफात हो गए। वहाँ जाके पता चला कि रकम ताहाल सीनियर नायब सदर जो सिंध के थे दाऊद जान नजरी, इख्तिलाफात तक रकम उनके पास थी, वो इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जब मामलात मज़ीद गंभीर हुए तो ये रकम का तकाजा किया गया उनसे, ये रकम हासिल करने के लिए उनसे मामलात बनाए गए, रकम हासिल की गई और हिसाब मांगने पे आज तक मुझे या किसी वर्कर को या किसी भी कौमी को कोई हिसाब नहीं दिया गया, ना इनके पास हिसाब है। तो इसकी क्या वजूहत थी, वो रकम कहाँ गई, आपको क्या शक व शुबा है कि वो रकम का ज़ाती इस्तेमाल किसने किया? इस रकम का ज़ाती इस्तेमाल लाजमी सी बात है, जो इस वक्त पार्टी पे आमरीत कायम किए हुए हैं, जो अपने हल्के अहबाब में ऐसे लोग इंतखाब करके बैठे हुए हैं जो उन्हें ना नहीं करते, 24 घंटे उनके नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह को कम सदूर को ज़्यादा याद करते हैं, तो वो रकम बस उनकी नज़र हो गई। तो आप जब आप गए ये हिसाब मांगने, तो आपके साथ क्या रवैया जो इख्तियार किया गया और क्या उसके फ़ौरन बाद ही आपको पार्टी से किया गया, निकाल दिया गया? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जब कार्ड्स के मामलात चल रहे थे तो एक लॉबी बनी हुई थी सूबा सिंध में, लॉबी बनी हुई थी जिसके सरबराह थे हमारे सीनियर नायब सदर दाऊद जान नजरी साहब, जो बहुत मेहनती भी थे और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ भी इस तंजीम के लिए, लेकिन वो अपनी एक माफिया बना के बैठे हुए थे। तो जब मैं करप्शन की तरफ नहीं गया, उन्होंने मुझे एक वर्कर का मैंने उनसे पूछा था, या एक मैंने उनसे ये पूछा था कि ये हमारे अहदेदार काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं, जिस सूबे के ग्रुप में ये मौजूद हैं, इनके भाई भतीजे और उनकी कौम, इनकी फैमिली है, आप बिला वजह पे या इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने इसके जवाब में मुझ पे कार्ड्स में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। जी, कार्ड्स की मद में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। इस बात को तकरीबन 2 साल पूरे हो चुके और 2 साल से जितने भी पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के वर्कर हैं, जितने भी अहदेदारान हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो सूबे के हैं, चाहे वो मरकज़ के हैं, वो सब इस बात के गवाह हैं कि इन 2 सालों में आज तारीख़ तक मैं पूछता आ रहा हूँ कि मुझ पे एक इल्ज़ाम है, आप उस इल्ज़ाम को सच साबित क्यों नहीं करते? आप पार्टी के अहदेदार हैं, आपके पास कौम की अमानत हैं। लाजमी सी बात है, मैंने अगर करप्शन की है, मैंने सदर के घर से नहीं की होगी, मैंने सीनियर नायब सदर या मरकज़ किसी के घर से नहीं की होगी, मैंने अवाम का पैसा खाया है। तो जब मैंने अवाम का पैसा खाया, आप सिर्फ इल्ज़ामात लगाने की हद तक थे। आपको चाहिए आप वो इल्ज़ामात साबित करो, कौम की वो रकूम मुझसे निकालो और कौम के सामने मुझे आप ऐसा किरदार बना के पेश करो कि ता हयात फिर कोई करप्शन ना करे, कौम के माल में गब्बन ना करे।
लेकिन वो इल्ज़ामात की हद तक थे और आज तक वो साहिबान मुझे ना नज़र आए, ना कोई वजाहत मिली है। सूबाई मरकज़ की जानिब से आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे, तो आपको कबाइल मूवमेंट का जो मरकज़ है, जो सदर और चेयरमैन है, उनकी तरफ से कोई आपसे रब्ता हुआ कि यार ज़ाहिर-सी बात है आप एक किमाड़ी के सदर थे, चेयरमैन थे, तो उनकी तरफ से आपसे कोई रब्ता हुआ कि आप पे इल्ज़ामात लगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सुनवाई की गई? अ, असल में बात यह है कि जैसी मेरी कारकर्दगी रही है, तो वही हमारे बड़े रहनुमा थे, हमारे सदूर थे, ये सारी उनकी मिली भगत से सारे इल्ज़ामात लगाए गए। वो उन्हें एक डर था कि शायद ये शख्स आ जाएगा, छा जाएगा, मकबूल हो रहा है, मारूफ हो रहा है, लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जहाँ ये जाता है एक जमे गफ़ीर लग जाता है, लोग अपने मसाइल धड़ाधड़ लाना शुरू कर देते हैं। कोई भी मामला होता है ये शख्स पीछे नहीं हटता, 24 घंटे हर कौमी की खिदमत में लगा हुआ है। कोई डर था कि आने वाले वक्त का सदर ये ना बन जाए सिंध का, ऐसे ही? बिल्कुल शायद यही डर था, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं आज भी एक आम इंसान की निस्बत मैंने तो सुना आप लीडरशिप से भाग रहे होते हैं कि भाई लीडरशिप ना दो, मैं एक कारकुन बन के काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को इतना बड़ा ओहदा ना दो, मैं कारकुन की हैसियत से अच्छा काम करूँ। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। मुझे वाइस चेयरमैन का ओहदा दिया गया, उस वक्त मेरे पास इख्तियारात थे, चूँकि नई नई तंजीमें नो थी, तो सदर के सीनियर नायब सदर के इख्तियारात थे मेरे पास। मैंने भरपूर काम किया। सूबाई सदर और सूबाई सीनियर नायब सदर दोनों का कहना ये था कि हमारे इख्तियारात अपने समझो। अब्दुर्रहमान और दाऊद साहब जो था, आप बता रहे जी बिल्कुल, मुझे बहुत लाइक करते थे, बल्कि यूज़ करना चाहते थे, लाइक नहीं हुआ क्या, पहले मोहब्बत, फिर नफ़रत, फिर जो है करप्शन के इल्ज़ामात, और इल्ज़ामात भी उनकी तरफ से जिनके ओहदे के, ये कह लें ओहदे उनके थे और इख्तियारात उन्होंने आपको दिए हुए, तो उन्हीं लोगों ने आपको, ऐसा तो नहीं है कि कबाइल मूवमेंट में आपको एक मोहरा बना के इस्तेमाल किया गया? सिर्फ मुझे नहीं, सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को मोहरा बना के इस्तेमाल किया गया, अपनी मकबूलियत की सीढ़ी बना के इस्तेमाल किया गया। और लाइक करने के बावजूद अगर वो मुझे आगे नहीं जाने देना चाहते थे, तो मैं उनकी आमरीत का हिस्सा नहीं बना। इसलिए ना मैं उनकी करप्शन का हिस्सा बना, ना मैं उनकी आमरीत का हिस्सा बना, ना मैंने कभी किसी की झूठी खुशामद की। जब आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, जब आपको ओहदे से हटाया गया तो उसके बाद दूसरा सदर कौन बना, और क्या आपके हटने से कबाइल मूवमेंट पे असर हुआ? मींस जो आपके हामी लोग थे, जो आपके साथ थे, उन्होंने भी जो है कबाइल मूवमेंट से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, या वो अभी भी कबाइल मूवमेंट के साथ है? हाँ, मामलात ऐसे हैं, जब मुझे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का वाइस चेयरमैन बनाया गया, मेरी खिदमत बिल्कुल हर कौम का नुमाइंदा, हर कौम का बच्चा आपको बताएगा। उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना, जो काम एक चेयरमैन को करने चाहिए थे मैंने वही काम किए, एक्स्ट्रा मैंने कोई काम नहीं किया। उन कामों की पादाश में 5वें दिन हमारे जो इस्लाही कमेटी के चेयरमैन, जो 11 मरतबा वॉइस में इस्तीफ़ा दे चुके थे, कौम के सामने इस्तीफ़ा दे चुके, मरकज़ के सामने इस्तीफ़ा दे चुके, 11 मरतबा उन्हें लाके बिठा दिया गया। जो इस्लाही कमेटी के हमारे ओहदेदारान हैं, जनाब गुलजान साबिर साहब, आजिज़ ख़ान साहब, अनवर सादात साहब, इसके अलावा काफ़ी एक जिसे कोर कमेटी का नाम दिया गया, चंद नाअहल लोगों को उठा के कोर कमेटी का नाम दे दिया गया, और बस वो गाड़ी चलाने के चक्कर में, गाड़ी अभी तक चल रही है, वही सरबराहान आज तक मौजूद हैं। जबकि मेरा जुर्म सिर्फ ये था, एक मरतबा मैंने 8 सफ़ात पे मुश्तमिल सवालात और अपनी तजावीज़ उन्हें दी कि ये मेरे सवालात हैं, इसका मुझे आप जवाब दे दें आपकी खिदमात के बारे में, और अगर आप ये जवाबात नहीं दे सकते तो ये 5 सफ़ात पे मुश्तमिल तजावीज़ हैं, आप अगर इन पे अमल करेंगे ये पार्टी मजबूत हो जाएगी, ये बन जाएगी। इस्लाही कमेटी का या जो वर्किंग कमेटी है, वर्किंग के जो लोग हैं, वो अपने असल मकसद को पहचान लेंगे, अपना टारगेट चेस करेंगे। तो बस उसकी पादाश में उस चेयरमैन को दोबारा ला के बिठा दिया गया, जिन्होंने 11 से 12 मरतबा इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन करके चले गए। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझ पे करप्शन के जो इल्ज़ामात लगे, उसकी वजूहात ये थी कि ना तो मैं करप्शन का हिस्सा बना, ना मैं आमरीत का हिस्सा बना, ना मुझे खुशामद आती थी। तो कौम के वो बच्चे, कौम के वो हीरे, कौम के वो बुज़ुर्ग जो खुददार हैं, जो गैरतमंद हैं, जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखते हैं, और जिनका ये यकीन है कि इज़्ज़त और मकाम अल्लाह ताला की तरफ से अगर मिले तो बेहतर है, इंसान अपने लिए ना इज्जत बना सकता है, ना मकाम बना सकता है। चले आपके साथ इतने वो लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ के धड़ाधड़ जा रहे हैं। इतने मामलात हुए, करप्शन के इल्ज़ामात लगे, एक अच्छी अहमियत और इज़्ज़त के हामिल हैं आप, सही, अपने ज़िला किमाड़ी में एक अपनी एक
अहमियत रखते हैं, लेकिन जब करप्शन के इल्ज़ामात हुए तो ज़ाहिर सी बात है लोगों की नज़रों में भी आपको गंदा किया गया। ये सारे मामलात के बाद आज भी कबाइल मूवमेंट के लिए दिल में कितनी मोहब्बत है, क्या कहना चाहिए? रज़ा भाई, कुछ बातें ऐसी है, कुछ गिले शिकवे शिकायत तो ऐसे हैं जो मैं मरकज़ से करूँगा, मरकज़ी अहदेदारों से करूँगा, और कुछ शिकायत ऐसी हैं जो मैं अपनी कौम से करूँगा, वो मेरी कौम की कमज़ोरियाँ हैं। सबसे पहले तो चेयरमैन होने की हैसियत से जो काम मैंने 4 से 5 दिन में किए, वो उससे पहले की जो कमेटी थी पूरा साल नहीं कर पाए। एक तो ये ऑन द रिकॉर्ड बात आ गई। दूसरी बात ये, जो छोटे छोटे फैसले 4 से 6 दिनों में किए जाते थे, 60-70 बंदों को बुला के ड्रामा किया जाता था, एक मदारी का तमाशा बनाया जाता था, वो अहम अहम फैसले मैंने चंद घंटों में कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी मुतहर्रिक हो गया था, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी बड़ा फेमस हो गया था, हर जमात को बड़ी पजीराई वहाँ मिली। दूसरी दीगर जमातें जो हैं उन्होंने भी हमें बड़ा अप्रिशिएट किया, और मिल के काम करने पे हमने हामी भर ली थी। तो उसकी पादाश में सेकंड टाइम मुझ पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा कि एक जरगे में इन्होंने 3 लाख रुपए गबन किए हैं और ये खा के बैठे हुए हैं। उसके बाद जब मैंने उस पर एक्शन लिया तो ये कोर कमेटी वाले उन्होंने मेरा जरगा किया। तकरीबन मेरे जो मुखालिफिन थे बात करने वाले 5 से 8 बंदे थे, मैं अकेला, क्योंकि मैंने सबको मना किया हुआ था कि यार मेरे मामलात में आप ख़ुद को गंदा ना करो, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कौम में तजाद बढ़े। तो उस जरगे को जो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट की कोर कमेटी ने जरगा किया, 1 साल से मैं रो रहा हूँ कि भाई अगर मैंने करप्शन किया तो आप मुझे बेनकाब करो, आप कौम का वो माल मुझसे निकलवाएं। सुने, 1 साल रज़ा भाई बहुत एक कलील मुद्दत है। 1 साल में तकरीबन काफ़ी कौमें उस वक्त बैठी हुई थी, एक बड़ा जरगा था, उसमें मुझे बिठाया गया। कोई मेरा वकील नहीं था, कोई मेरा सपोर्टर नहीं था, मैं अपना मुद्दा बयान करने वाला अकेला शख्स था। और 1 साल से मैं रो रहा हूँ कि हमें उस जरगे का फैसला सुनाया जाए, आया मैंने करप्शन की या आप लोगों की गलतफहमी थी। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रविश है पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के सदूर की, वो बादशाहों वाली है। उन्हें रोड पे चलते फिरते कोई खुशामदी अगर मिल गया तो वो उसे उठा के 24 घंटों के अंदर अंदर सूबा सिंध का नायब सदर बना देते हैं। और अगर किसी अच्छी पोस्ट पे कोई बाइखलाक, कोई जुर्रतमंद, कोई काम करने वाला वर्कर जो उनकी खुशामद नहीं करता और कहीं पे उनसे कोताही हो जाती है, उससे रुकनियत तक से हटा दिया जाता है। आपके साथ ये वाला मामला पेश आया? जी, मेरे साथ यही वाला मामला पेश आया था। इंटरव्यू माशाल्लाह तवील हो रहा है और पर्सनली मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप बड़े मेहमान नवाज इंसान हैं, मुझे आपके पास आया तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ और गुफ्तगू बड़ी लंबी होते जा रही है। मैं सिर्फ 2 सवाल आपसे करूंगा लास्ट में। मैं चाहूँगा कि हम इस प्रोग्राम को जो एंड करें, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे इंटरव्यू लेंगे। आप पे जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे वो इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। अच्छा, आप इन इल्ज़ामात को मतलब कि अपने ऊपर से हटाने के लिए सारी मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी दिखा सकते हैं कि ये जो इल्ज़ामात लगे आप उनको बता सकते हैं कि आपके ऊपर झूठे इल्ज़ामात हैं, ये आपके पास मतलब सबूत हैं ऐसे कुछ कि आप उन इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त बरी हो जाएं? मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में जहाँ भी मेरी कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कौम है मेरी और दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उन सब से मेरी गुजारिश है कि मेरी कोई ऐसी नेगेटिव कार्रवाई, जो मैंने कोई नेगेटिव काम किया हो, कहीं मैंने झूठ बोला हो, कहीं मैंने धोखा दिया हो, किसी का माल गबन किया हो, झूठ बोल के अपना कोई काम निकाला हो, तो अगर किसी की नॉलेज में है तो वो बिल्कुल मीडिया पे लाइव आके बता सकते हैं। आज में ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कबाइल मूवमेंट से जो लोग अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं उसकी क्या वजूहत है? मतलब उनको ज़ाती मफादात नहीं मिल रहे या जो है उनको दबाया जा रहा है, उसकी क्या जो है वजूहत है कि लोग कबाइल मूवमेंट से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं? हाँ रज़ा भाई, सॉरी माइक मुझे देना पड़ेगा, कुछ बातें मैं करूँगा, इंटरव्यू का एंड है। बात ऐसी है रज़ा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त मैंने गुजारा, अच्छा काम, अच्छा कारोबार, अच्छी नौकरी, बच्चों की तालीम। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट ज्वाइन करने के बाद जिस तरह मुझे मिसयूज़ किया गया, मैंने तो अपनी खिदमत जारी रखी हुई थी। मेरी खिदमत के हवाले से बिल्कुल ना मुझे मरकज़ ने सपोर्ट किया, ना मुझे सूबे ने सपोर्ट किया, ना मुझे डिस्ट्रिक्ट ने सपोर्ट किया। और मैं फ़ख्रिया ये कहता हूँ कि मैंने जो कमाया वो मैंने अपनी कौम की खिदमत में लगा दिया। आज मेरा हाल ये है कि मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है मेरा। हालांकि एक नाम है, एक शनाख्त है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है मेरा, लेकिन उसके बावजूद समझ बेटा इधर आओ, जो करप्शन की बात पे इल्ज़ामात लगे
जो पैसा आपने करप्शन से कमाया वो पैसा कहाँ गया? वो तो मेरी आपकी चैनल से दरख्वास्त है कि शायद कोई एक आध गवाह आपको मिल जाए, कहीं पे कोई विटनेस दे दे। यानी 100% एग्री करते हैं, कोई गवाह नहीं होगा? हाँ, मेरे ख्याल से तो जब कुछ दो वजूहत हो सकती है, या तो आप बिल्कुल ठीक है या आपने बांटा भी ये सबको कि लोग आपकी गवाही ना दें। रज़ा भाई इसे ज़रा कैमरे में दिखा दें, ये मेरा साथ है हमारे, इधर बैठ जाएं। ये मेरा बच्चा है, अब्दुल समद नाम है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई काबिल है और अपने बच्चों की परवरिश मैंने ऐसी की है, दीनदार हैं, झूठ कस्मों से दूर हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर हैं। आज भी कुत्ते को तोतो बोलते हैं, कुत्ता नाम की ज़बान पे नहीं आता। ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में इसकी तालीम रह गई, फर्स्ट ईयर में इस कौम, मैंने आपसे कहा ना मैं कौम से भी चंद शिकायतें करूँगा। मेरी कौम अपने खिदमत करने वालों को, उनको तो रोती है जो करप्ट हैं, उनको तो रोती है जो लैंड ग्रेबर हैं, उनको तो रोती है कि जो उनकी हिमायत हासिल करके आगे अपने काम निकालते और कौम पे हकमियत करते हैं। लेकिन मुझ जैसा शख्स, ऐसे कई अफराद हैं, मैंने कौम की बरमला खिदमत की, मैंने कभी करप्शन नहीं की। मैं जिसके साथ भी 24 घंटे 48 घंटे घूमा, किसी इदारे में गया या कोर्ट में गया या थाने में गया या हॉस्पिटल में गया, 2-4 हज़ार अगर लगते थे तो वो मैं अपनी जेब से लगाता था, पेट्रोल में अपनी जेब से खर्च करता था। ये फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में सिर्फ मेरे माली हालात की वजह से इसका तालीमी साल निकल गया। ठीक है, ये सिर्फ इस कौम की वजह से। मुझ अकेले बंदे ने सैकड़ों लोगों की खिदमत की है, लड़ाई में गया, झगड़े में गया, मारा मारी में गया और ऐसे अमाल किए कि वो अपने आप को नुकसान दे के, अपने आप को बेइज्जत करके, अपने आप को रुसवा करके मैंने अपनी कौम के मामलात बनाए। लेकिन आज मेरा ये हाल है, मेरे इक्तिसादी हालात हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने घर का ख़र्चा चला सकूँ। इस कौम की खिदमत करते करते मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दिला सकूँ। मैं अकेला बंदा अगर सैकड़ों लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो मेरी कौम है, वो मुझ जैसे एक बंदे के साथ उसके बुरे वक्त में एक अच्छी बात मैंने नहीं सुनी उनसे, ना खड़ी हो सकती है, ना उसके लिए आवाज़ उठा सकती है। एक बार नहीं 4 से 6 मरतबा मेरे साथ इसी तंजीम में ज़्यादतियाँ हुई, मुझे ओहदे दिए गए, सूबाई ओहदा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे ओहदे दिए गए, लेकिन वो ओहदे छोड़ने का मकसद, रिज़ाइन करने का मकसद, अक्सर मैंने रिज़ाइन नहीं किया, वो ओहदे मैंने छोड़ दिए। उसका मतलब ये था कि ओहदे आपने दे दिए, इख्तियारात आपके पास हैं, तो आप मुझे पुतली मत बनाओ। आप अगर कोई गलत काम कर रहे हो, कल को कोई मुझ पर उंगली उठाते कि ये मनसब तो आपके पास था, ये ओहदा तो आपके पास था, ये काम कैसे हो रहे हैं, और मैं उनका जवाब ना दे पाऊँ, सर नीचे करके मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसमें एक सवाल ऐड करूंगा कि जब कबाइल मूवमेंट से आप हटे, सही है, क्योंकि आपने बतौर आपके भी आपने कहा कि जब आप कबाइल मूवमेंट में थे तो ज़िला किमाड़ी में तमाम सियासी जो जमातें थी उनसे आपने कोऑर्डिनेशन किया। ये जो नफ़रतों का माहौल था, जो सियासी नफ़रतें थी ज़िला किमाड़ी में, वो आपने ख़त्म करवाई, सबके साथ बैठे। तो जब आपको ज़िला किमाड़ी का ओहदा आपसे ले लिया गया कबाइल मूवमेंट की जानिब से, तो दीगर सियासी जमातों की जानिब से आपको ऑफ़र हुई, उन्होंने आपको कहा कि यार आपके साथ कबाइल मूवमेंट में तो गलत हुआ, अब आप हमारे पास आ जाओ क्योंकि आपका तो ऑलरेडी इतना नाम रह चुका है। तो ऐसा आपके साथ हुआ? हाँ रज़ा भाई, मैंने जब पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट या सुलेमान खैल कबाइल मूवमेंट ज्वाइन की थी तो मेरे ये अल्फाज थे कि मुझे किसी से कोई ना लालच है, ना लेना है, ना देना है। मैं अगर एक सियासी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ वो मेरे कौम के नाम पे बनी हुई है, मैं अगर ज्वाइन ना भी करूँ तो भी मैं इसका हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं उस कौम का हिस्सा हूँ, मैं उस कौम को लीड कर रहा हूँ। तो उसके बाद आज भी मेरे वही अल्फाज है कि ये पार्टी अगर मैंने ज्वाइन की है सिर्फ कौमियत की बुनियाद पे की है, ये मेरी कौमी पार्टी है। मैं तहे दिल से इससे बहुत इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ। और जो आज पार्टी को नुकसानात पहुँच रहे हैं सूबा सिंध की या मरकज़ में बैठे हुए चंद आमिरों की वजह से जो नुकसानात पहुँच रहे हैं वो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो जितनी भी पार्टीज़ थी सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे दावत दी अपनी सियासी पार्टियों में आमद के लिए, सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। लेकिन मेरा जो है खिदमत का जज्बा था, सियासत का नहीं। आपने जो ज्वाइनिंग की थी वो सिर्फ अपनी आवाम के लिए, कबाइलियों के लिए अपनी पार्टी ज्वाइन? इंशाल्लाह मरते दम तक मेरा ताल्लुक़ मेरी कौम के साथ रहेगा, इंशाल्लाह मरते दम तक मेरा ताल्लुक़ मेरी सियासी जमात के साथ रहेगा। और मैं इन हालात में बड़ा सख्त रंजीदा और गमज़दा हूँ।
सबसे पहले तो अपनी कौम को ये ताकीद करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसुत से कि आप उन लोगों को आगे लाएं जो आपकी खिदमत करना जानते हैं, आप उन लोगों को आगे लाएं जो आपकी मुश्किलात को, आपकी आवाज़ को ऐवान तक ले जाने वाले हैं। आप किसी लैंड ग्रैबर की, किसी चोर की, किसी डकैत की, किसी बखौलाब के मनशियात फरोश की या बत्ता लेने वाले की गाड़ी और गार्ड्स को देख के उसके पीछे हरगिज़ न जाएं, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, उसके आपके मसलों से कुछ लेना देना नहीं है। निचली सतह पे अगर आपके मसाइल कोई हल करेगा तो वो आपके जैसा एक आम इंसान होगा, एक मजबूर इंसान होगा। अच्छा, ये जिस तरीके से आपने बात की तो आपने कहा जो कबाइल मूवमेंट के जो सरबराह हैं, जो मरकज़ी चेयरमैन है, वो एक आम से जो है इंसान है और नॉर्मल एक काम करते हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया है। तो मैं समझा कि कबाइल मूवमेंट में सारे ही अहदेदार ऐसे। तो ये जो सूबाई अहदेदार हैं, अब्दुर्रहमान जो सूबा सिंध के सदर हैं, ये कैसे इंसान है और इनको आप कैसा देखते हैं, क्या मामला था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सदर अब्दुर्रहमान साहब इंतहाई काबिल इंसान है, बेइंतहा काबिल इंसान है। एक वक्त में हैं या थे? हैं हैं आज भी एक वक्त में 10, 20, 15 बंदे इस तरह घुमाते हैं कि पता भी नहीं चलता कब किसको यूज़ किया, किसको उठा के चढ़ा दिए, किसको उठा के ये वाले काबिल इंसान बेइंतहा काबिलियत है उनमें। देखिए, सलाहियत अल्लाह ताला देता है, हर इंसान को देता है। अब वो इंसान पे डिपेंड करता है कि उसे राइट वे पे यूज़ करे या उसे रॉन्ग वे पे करे। तो अल्लाह ताला ने अब्दुर्रहमान साहब को बड़ी सलाहियतें दी हैं। तकरीबन 1 साल तो उन्होंने मुझे आधा पागल बना के रखा और मेरे साथ साथ सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं। अब अपने आप को नौजवान ना बोले, आदमी बोले। मेरे साथ तो ऐसे आदमी या पार्टी वर्कर या नौजवान ये बैठा हुआ ये आदमी। नहीं, आप भी मुझे लग रहा है मेरे वालिद से कोई 2-4 साल ही छोटे होंगे। आप अपनी उम्र छुपा रहे हैं शायद। बहरहाल मुझ जैसे वर्कर जो इस हद तक आज पहुंच गए कि वो अपना घर और अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की किफ़ालत नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से अब्दुर्रहमान साहब उन्हें इस्तेमाल करके टिशू की तरह नाक साफ करके फेंक देते हैं। उसके बावजूद दुनिया तमाशे देख रही है, पूरी कौम तमाशे देख रही है कि इसके साथ ज़्यादती हुई, उनके साथ ज़्यादती हुई, इनके साथ ज़्यादती हुई। फिर भी एक ऐसा कमाल है, कैसी गिद्दड़सिंगी इस शख्स के पास है कि खुशामदियों में आज तक ना कमी आई है और ना शायद आने वाले वक्तों में आए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। आपने बड़े मुश्किलात देखी और जो आप पे इल्ज़ामात लगे, मेरी दुआ है आपसे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि वो सारे इल्ज़ामात जो है वो क्लियर हो जाएं। लास्ट में देखने वाले नाजरीन के लिए क्या मैसेज है और स्पेशली आपकी जो ज़िला किमाड़ी की जो आवाम है उनके लिए क्या मैसेज है? ज़िला किमाड़ी के आवाम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मेरी कौम है, बल्कि जितनी भी पाकिस्तानी कौम है, सबको मेरा यही मैसेज है कि आज अगर पूरे पाकिस्तान में एक तबाही का समा बना हुआ है, एक तकरीब का समा। देखिए, हमारी और जापान की कौम की उम्र तकरीबन एक बराबर है, लेकिन हमारे हालात देख लें, आप जापान के हालात देख लें तो एटम बम वहाँ गिराए गए थे। हिरोशिमा के हालात हमारे कराची और सिंध में आपको नज़र आएंगे। तो उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है कि हमें तकसीम कर दिया गया है, हमें मज़हब में तकसीम कर दिया गया, हमें मसलकों में तकसीम कर दिया गया, हमें सियासी बुनियादों पे तकसीम कर दिया गया। हमें तकसीम करने के बाद वो लोग जो इस मुल्क पे हुक्मरानी चाहते हैं और इस मुल्क से अपने लिए, इस मुल्क के ज़र मुबादला से या कौमी ख़जाने से अपने लिए बरतानिया में धड़ाधड़ जायदादें ले रहे हैं, दीगर यूरोपीय ममालिक में ले रहे हैं। तो आप अल्लाह का वास्ता इन पॉलिटिशियंस की और ख़ासकर मीडिया से मुझे काफ़ी गिला है। मीडिया जो है इस वक्त राइट वे पे नहीं है। प्रिंट मीडिया हो गई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, वो हक़ाइक़ बयान नहीं करते, इस वक्त सख्त दबाव में। तो वो कभी कभार मीडिया को भी इग्नोर कर दिया करे और अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने। सबसे पहले अपना घर बनाएं। आपके वो भाई जो आपके माँ बाप से अल्लाह ताला ने आपको दिए और आपको ये समझ आ गई होगी ना आप बेच सकते हो ना आप चेंज कर सकते हो, यही रहना इनने। सबसे पहले आप उन्हें अपने करीब लाएं, आप उनके करीब जाएं। उसके बाद अपने ख़ानदान, अपनी कौम, अपनी बरादरी और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी कौमियतें, मैं ये चाहता हूँ कि वो एक वजूद हो जाएं। जिस दिन वो एक वजूद हो गई, उन्हें अच्छा बुरा समझ में आ जाएगा, अपने मफादात छोड़ के पाकिस्तान के मफादात। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान की मीडिया भी एक जैसी नहीं है, बल्कि बहुत सारी मीडिया, मैं कहता हूँ 95% चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हक़ाइक़ पे वर्क करती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ चैनल के कुछ शायद लोग ऐसे होते होंगे जो शायद अपने ज़ाती मफादात की वजह से मीडिया को बदनाम करते होंगे। लेकिन मीडिया बुरा नहीं है, शायद कुछ लोग उसमें बुरे होंगे, जैसे कि कबाइल मूवमेंट बुरी नहीं है, उसके कुछ लोग बुरे होंगे। तो खैर
इस चीज़ को आप जो है नॉलेज में रखिएगा। रज़ा भाई, आप शायद राइट वे पे हैं, लेकिन मुझे यकीन है जब आप मारूफ व मकबूल होंगे आपको भी लगामें डाल दी जाएंगी। इस तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा, और अगर इस तरीके से आपको काम करना हुआ शायद आपका प्रोग्राम भी दुबई से नशर हो। हाँ, ये बात है, मुझे क्या पता अलहदगी इख्तियार करनी पड़ जाए। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यकीन करें दिल चाह रहा है बात और लंबी करता जाऊँ, मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करने में। अच्छा, हाँ रज़ा भाई, लीडरशिप मिलने के बाद आपको अपनी सीट पे बैठने के लिए दो रास्ते मिलते हैं। एक तो वो रास्ता मिलता है कि आप अपने बीवी बच्चे घर माल असबाब सब भूल जाओ, कुर्बानियाँ देना शुरू कर दो, 24 घंटे आप सिर्फ खिदमत में लगे रहो। दूसरा रास्ता ये है कि आप उस खिदमत के दौरान दौरान अपने इर्द गिर्द वो तमाम अहबाब जो आपकी खुशामद करते करते नहीं थकते, जो आपके साथ बनी हुई तस्वीरें बड़े शौक़ से फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अपलोड करके समझते हैं कि यार हमारे गुनाह बख्शे गए, आप इस तरह के अहबाब अपने इर्द गिर्द बिठा लो, उन्हें ओहदे दे दो, तो इंशाल्लाह जब तक आपके बराबर वाले ओहदेदार आपको तंग नहीं करेंगे आपकी सीट कोई नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में भी वही हुआ है। हमारी कौम इतनी दूरंदेश नहीं है जितना हम समझते थे। तो जो लीडर हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द अपनी तरह के लोग बिठाए हुए जो खुशामदियों में मसरूफ़ हैं और वक्त कट रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके साथ ऐसा हुआ, आपने कहा कि आपको जब एक ओहदा दे दिया जाता है तो दो रास्ते होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ओहदा तो दिया गया है, दोनों रास्ते भी दिए गए, लेकिन जो मनसब की जो कि कुर्सी होती है वो आपको नहीं दी गई। मीन्स आपको इख्तियारात नहीं दिए गए, आपको रास्ते बता दिए गए, ऐसे ही है। रज़ा भाई, जहाँ तक ओहदे की बात है वो एक ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी के होते हुए काम करना मेरा ख़्याल है वो फिर भी मुश्किल होता है। बग़ैर ज़िम्मेदारी के बग़ैर किसी ओहदे के अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट वजूद में आने के बाद आज तक उसने जितनी भी खिदमात की हैं उसने सिर्फ कौम को जलील किया है। कौम को जलील करने से मकसद कि अगर कोई हमारा एक कौमी छोटे मोटे किसी मामले में पुलिस की हिरासत में चला जाता है, उसे ये पार्टी के वर्कर देखे, जहाँ तक मेरा सवाल है बड़े बड़े काम मैंने अकेले किए हैं, थाने में अकेले जाता था, इदारों में अकेले जाता था, कोर्ट में अकेले जाता था, हॉस्पिटल में या फ़ोन से या अकेले। लेकिन यहाँ पे अगर एक दो कोई इस तरह के बेगुनाह इंसान पकड़े जाते हैं जो हमारी कौम से वाबस्ता होते हैं, 40 बंदों की फ़ौज जाती है सिर्फ ख़ुद को उन तस्वीर का हिस्सा बनाने के लिए जो मीडिया पे शेयर करनी है, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये हमारे फ़ला भाई है, इनका फ़ला कौम से ताल्लुक़ है, इनके साथ पुलिस ने ज़्यादती की है, इन्हें बंद कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक की बनिस्बत हमने इसे बाहर निकाल दिया। अब वो अपनी पब्लिसिटी तो आपने कर ली। एक तो पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर तंजीम की अपनी मीडिया होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो बजाय नेकी करने के उस बंदे को रुसवा कर देते हैं। चलें, अल्लाह पाक इसके लिए आसानी करे, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करे, आपके माली हालात को जो है बेहतर करे। बड़ा मज़ा आया आपके साथ मिलके, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। और ये लीजिएगा जी। अच्छा, इजाज़त नहीं है अभी? बिल्कुल आपको इजाज़त इसलिए नहीं दे सकता, जिस मकसद के तहत मैंने पार्टी ज्वाइन की है, जिस मकसद के लिए मैंने ख़ुद को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की कुर्बानियाँ मैंने दे दी, उस बारे में ना आपने मुझसे सवाल किया ना मैंने कोई जवाब दिया। सियासत में मेरा आने का मकसद, देखें मैं उस कौम से वाबस्ता हूँ, हम लोग खाना बदोश हैं। हमारी कौम को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, आज तक तकसीम का वो अमल जारी है जिससे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कल तक हम हीरो थे, जब तक एटम बम और मिज़ाइल नहीं थे हमें बंदूकें पकड़ा के लड़ने के लिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कश्मीर का मुहाज़ हो, चाहे अफ़गानिस्तान का मुहाज़ हो, चाहे ईरान का, हमें हर तरफ लड़ने के लिए भेजा जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी फ़ख्र है कि मेरे बड़े शुहदा हैं पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में और पाकिस्तान की सलामती और जंग में हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, लेकिन उसके बावजूद आज हमें इसलिए इग्नोर किया जाता है कि हम अफ़गान हैं। एक तो अफ़गान की डिफिनेशन आपको बता दूँ, अफ़गान से मुराद अफ़गान महाजरीन नहीं है, अफ़गान एक कदीम नाम है हमारी कौम का। अच्छा, वो चीज़ को आपने क्लियर कर लिया, वरना रात में पुलिस की गाड़ियाँ आपके पास आ जाती कि भाई चलो आपको अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। मुझे किसी तरह का कोई खौफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे वैसे मामला चल रहे हैं अफ़गान और पाकिस्तान वाले, तो मैंने बोला शायद आपने अफ़गानी लगाया तो आपको अफ़गानिस्तान भेजा जाता भी, फिर वहाँ आप कबाइल मूवमेंट चलाते। नहीं रज़ा भाई, ऐसे कोई मामलात नहीं चल रहे। आज भी पाकिस्तान की आवाम अफ़गानियों की बड़ी कदर करती है, रिस्पेक्ट करती है, और जो अफ़गानिस्तान की आवाम है वो आज भी पाकिस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। सुने, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। देखें, जंग कभी भी कहीं भी हो सकती है, तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी है, वो तो आप जानते हैं।
हम कोई लिखवा के नहीं लाए कि हमारे पाकिस्तान पे किसी ने हमला नहीं करना, बमबारी नहीं करनी, मिसाइल नहीं बरसाने, रॉकेट नहीं बरसाने, फ़िज़ाई हमले नहीं करने, धमाके नहीं करवाने। कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर पाकिस्तान पे कोई ऐसा बुरा वक्त आता है जो एक टाइम पे अफ़गानिस्तान पे आया था और पाकिस्तान ने अफ़गानियों को वेलकम किया, यहाँ पनाह दी, यहाँ जगह दी उन्हें, तो अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आता है तो आप मुझे बताएं अफ़गानिस्तान के अलावा वो कौन सा मुल्क है जो हमारी आवाम को पनाह देगा? आप मुझे बता दें। आवाम को बदजन किया जा रहा है, एक दूसरे से नफाक पैदा किया जा रहा है, अपनी करप्शन के खातिर, अपनी कमाइयों के खातिर। वो तमाम शैतानी अवामिल जो बरसर पैकार हैं, वो सिर्फ आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा तमाशा लगा रहे, एक दूसरे से लोग बदजन हो रहे। हालांकि होना तो ये चाहिए, हुकूमत का काम हुकूमत से आवाम को बीच में ना घसीटे, लेकिन आवाम को बीच में घसीट देते हैं। अभी अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, सुने, अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं। रज़ा भाई आप देख रहे हैं वो मामला किस तरीके से चल रहे हैं। एक ऐसे बेख्तियार इंसान को, जो ठीक है हमारे वज़ीर हैं, दिफाई वज़ीर हैं, लेकिन एक बेख्तियार इंसान जो हर बात के साथ साथ फ़ोन कॉल मिला के बात करता है। मैं तो कहता हूँ ना वो मर्दों में शुमार है ना औरतों में शुमार है, ख्वाजा का ख्वाजा ही है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी रियासत को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी हुकूमतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों मुल्कों की आवाम को आपस में, और ख़ासकर जो हमारे कबाइली हैं जो दोनों मुल्कों के सेंटर में रहते हैं, यहाँ भी है वहाँ भी हैं, इनको मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, अफ़गानिस्तान की रियासत हो चाहे पाकिस्तान की रियासत हो, इन दोनों रियासतों से मेरा मुतालबा है कि वो इनको अपनी अपनी नेशनलिटी दें, ताकि वो अमन की वजह बने, सुने, ताकि वो तिजारत की वजह बने, चाहे वो ये। आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं? आप पाकिस्तान से प्यार करते हैं? हमारे से कौन प्यार नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं पूरी अफ़गान कौम को इस चीज़ पे टारगेट नहीं करूँगा, अफ़गानी भाई हैं हमारे, सही है। अच्छा, हर कौम में जाहिर सी बात है, मैंने बोला पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये सब कौमियत के लिए, लेकिन कुछ अफ़गानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। वो पाक अफवाज के यूनिफॉर्म्स के ऊपर जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, मतलब बोलना नहीं चाहिए, पेशाब कर रहे होते हैं। ऐसे मामला हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी झंडे की, पाक अफवाज के यूनिफॉर्म की बेहुरमती कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये सब सही है? हाँ रज़ा भाई, बात दरअसल ये है कि आप अफ़गानियों को अपनी जगह पे छोड़ दे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं पाक अफवाज की बात कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अफ़गानी को अपनी जगह नहीं छोड़ना, ये मौजू वही है, मौजू वही है, आपने इसका जवाब देना। उसी जवाब की तरफ आ रहा हूँ। आप अफ़गानियों को अपनी जगह पे छोड़ दें, उन्हें बाद में हम पकड़ लेंगे। सबसे पहले आप आ जाएं, पाक फ़ौज हमारे सर का ताज है। हमारे मुल्क का वजूद पाक फ़ौज के वजूद से, हमारी इज़्ज़त है, हमारा तकद्दुस पाक फ़ौज की वजह से, चाहे वो जैसी भी है। हमारी अफवाज बहुत अच्छी है और आज पूरी दुनिया में पाक अफवाज का एक नाम है। जब से बुनियानुल मरसूस जो ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तो आपने खुद ने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प, जो तमाम जो है ये कह लें कंट्रीज़ जो है वहाँ जाने के लिए जो है वो होती हैं, उसके सदर जो होते हैं, उसके जो वज़ीर आज़म होते हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प ने वाइट हाउस में हमारे जो है चीफ़ ऑफ आर्मी, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को स्पेशल इनवाइट किया वाइट हाउस में। एक बड़े एजाज़ की बात है हमारे मुल्क के लिए कि अमेरिकी सदर ने जो है हमारे फील्ड मार्शल को इनवाइट किया, हमारे वज़ीर आज़म को इनवाइट किया। तो हमारी फ़ौज तो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है, चाहे वो JF-17 थंडर जो हो, हमारा जो जंगी जहाज़ है, या हमारी अफवाज, उसने तो अपने आपको मनवा लिया है। तो हमारी फ़ौज बहुत अच्छी, जैसी भी नहीं बोल सकते हम, बहुत अच्छी फ़ौज। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र है। हमारी फ़ौज पूरी दुनिया में एक ब्रांड बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पाक फ़ौज का पूरी दुनिया में किसी फ़ौज के साथ कोई मुकाबला आप नहीं कर सकते, और अगर आप करना चाहें तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से शायद उनके पास ज़रा सी जिद्दत हो। अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पाक फ़ौज के पास आ जाए, वो दुनिया पे हुक्मरानी करें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पाक फ़ौज के अंदर या पाक फ़ौज के कुछ मामलात ऐसे हैं जिन्हें पाक फ़ौज भी अच्छा नहीं समझती। और दूसरी बात यह है कि देखें, फ़र्द वाहिद मैं अगर कहूँ या कोई और कहे, दो चार बंदों की बात हो, वो समझ में आती है, गद्दार है। लेकिन आज पूरी कौम पाक फ़ौज से मुतनफ़िर है। क्यों मुतनफ़िर है? 100 में से 1% या 0.9% या 0.8% कुछ ऐसे अफसरान होंगे जिनकी ऐसी काविशें होंगी, ऐसे कोई प्रोग्राम होंगे या ऐसी उनकी हरकतें होंगी जिसकी वजह से पूरी पाक फ़ौज बदनाम हो रही है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहूँगा कि वो लोग
देखिए, आप अगर सुबह घर से निकलते हैं और शाम को आके बच्चे की शक्ल नहीं देखते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी बेकार लगती है, ठीक है। 6-6 महीने, 8-8 महीने वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं उन पहाड़ों में, जिन पहाड़ों का मैं रिहायशी हूँ, जहाँ पे ना पानी मुयस्सर है, ना छाँव मुयस्सर है। गर्मी अगर होती है, वो इतनी गर्मी होती है कि आपकी जिल्द पका देती है। सर्दी अगर होती है, तो वो इतनी सर्दी होती है कि आप हाजत के लिए अपने जिस्म का कोई हिस्सा नहीं खोल सकते। इस मौसम में 4-4, 6-6 महीने अगर वो बॉर्डरों पे, इन पहाड़ों पे, इन ख़तरात में, बारूदी सुरंगों के दरमियान अपने दुश्मन के सामने मोर्चों में डटे हुए हैं, तो वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे हुए हैं। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पाकिस्तान की पूरी आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि पाक फ़ौज से आपको गिला होगा, ये हमारा अंदरूनी मामला है। एक भाई को दूसरे भाई से गिला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाक फ़ौज पे तनकीद करना, मैं समझता हूँ कि उन तमाम जवानों के साथ बेवफाई है जिन्होंने अपनी उम्रें हमारी खुशियों के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी अबरूओं की, हमारे माल की हिफाजत के लिए, नामूस की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे ड्यूटी कर रहे हैं। आप यकीन करें, वहाँ पे अक्सर पहाड़ों में तो ऐसा होता है कि वो एक छड़ी नुमा छड़ी लगाई होती है, वहाँ से सिर्फ एक आध सिग्नल आता है, कभी हफ्ते एक आध में बात हो जाती है घर से, वरना कोई वहाँ पे महीनों महीनों बाद जी नहीं जी, होता। महीनों महीनों बाद बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है, शायद एक आध सिग्नल इस छड़ी के पास आ जाए। महीनों महीनों उनका अपने घरों से रब्ता नहीं होता, माँ बाप से रब्ता नहीं होता, बीवी बच्चों से रब्ता नहीं होता। आपको पता है, हम और आप मुसलमान हैं और वालिदैन की ज़ियारत को काबे की ज़ियारत से तशबीह दी गई है, तो वो अपना किबला काबा छोड़ के हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं। वो जो दौड़ धूप कर रहे हैं, जो मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं, हमें उनका ये सिला नहीं देना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा तवील हो गया है और सरदार साहब से बात करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह दोबारा भी सरदार साहब से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपना मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।